everyone. We are going to start with another lecture of performance management और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? ये कॉन्सेप्ट हमने F2 में भी पढ़ा है, FMA में भी पढ़ा है। मैं पहले तो उसको रीकैप कर दूं। देखिए टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। वो ये कहता है कि देखिए भाई हमने अब तक जो ट्रेडिशनल तरीके से काम किया था वो ये था कि हम कॉस्ट लेते थे, किसी भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, उसके ऊपर हम उसका प्रॉफिट लगाते थे, मार्कअप या मार्जिन व्हाटएवर इट इज, और जो मेरे पास फाइनल प्राइस आती थी वो उसकी सेलिंग प्राइस होती थी। ठीक है, ये चीज वो है जो अब तक हमने कैलकुलेट की है। अब इसमें जाहिर सी बात है, मैं हमेशा एक एक स्टेटमेंट देती हूँ कि देखिए भाई अगर पुराने मेथड में कोई मसला नहीं है तो उसको खत्म करने की कोई लॉजिक नहीं है, या उसको या उसकी जगह पे कोई नया मेथड लाने की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, अब इस मेथड में मसला क्या है? देखिए इस मेथड में कुछ बेसिक इश्यूज हैं। सबसे पहली बात ये कि हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए वट एवर योर कॉस्ट है, आपकी जो भी कॉस्ट है, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए हो सकता है आपकी कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट 120 रुपए हो, 150 रुपए हो, कुछ भी हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सपोज वो 200 रुपीज है, हम उस कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखेंगे 20%। ठीक है, और हम उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन करते वक्त हमने इस चीज को जहन में ही नहीं रखा कि मार्केट, ये तो हमारी ऑफर हो गई ना कस्टमर को कि भाई हम ये ऑफर कर रहे हैं आपको। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कस्टमर इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी मार्केट फोर्सेस इस 240 रुपीज को या $240 को कैसे देख रही हैं, ये भी मुझे नहीं पता। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जब कभी भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो वी कंप्लीटली इग्नोर मार्केट फैक्टर्स, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो ये कहता है पहला मसला तो ये है कि यहाँ पे हम बेसिकली मार्केट फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इस मसला इसमें ये है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई देखो जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 20% का हम प्रॉफिट रखेंगे, इसका मतलब हम मैनेजर्स को ये कह रहे हैं, एक तरीके से इनकरेज कर रहे हैं कि भाई जो भी कॉस्ट करनी है, जो भी वेस्टेज हो रहा है होने दो, जो भी कॉस्ट इनएफिशिएंसीज हैं उसको आने दो, हम उसके ऊपर 20% प्रॉफिट रख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा टूल नहीं बनाया, हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि जिससे हम लेबर को या मैनेजर्स को या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें इस चीज को डिस्करेज कर सके कि भाई देखिए आपने इनएफिशिएंसीज को नहीं टॉलरेट करना, हमने उस चीज को सेव करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। तो जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि नो इंसेंटिव या नो मोटिवेशन टू रिड्यूस कॉस्ट, कि जी हम किसी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करें, ये कोई मोटिवेशन हमारे पास इस वक्त फिलहाल इस सिचुएशन में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे एक आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैम अगर हम ये कह दें कि भाई कॉस्ट आपने कम करनी है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि हम कह दें भाई जी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो रही है, उसको कम कर दें आप। लेकिन मसला ये है कि जब तक सामने वाले बंदे को इस बात की श्योरिटी है कि भाई जो भी कॉस्ट वो रखेगा उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज हम कर सकते हैं, so there is a very little chance that he will think outside the box। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि देखिए ये मेरे साथ हो चुका है एक दफा। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी और वहां पे हम जब मेरे पास कुछ बच्चे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उसकी जो टिकट प्राइस थी वो उस जमाने में कुछ मेरे ख्याल में 1500 थी, विच वाज वेरी हाई टिकट प्राइस एट दैट टाइम। तो उनके टिकट बिक नहीं रहे थे, सेल नहीं हो रहे थे। तो मैं उन बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैम आप मैनेजमेंट से थोड़ी हमारे लिए बात कर दें कि अगर हमें इस इवेंट में लॉस हुआ तो मैनेजमेंट उसको कॉम्पेंसेट कर देगी। क्योंकि देखिए वो अपना रोना उन्होंने रोया कि देखिए हमें तो कोई इनकम नहीं है हमारी, ये वो खैर बहरहाल सारी बातें थी। तो मैं मैनेजमेंट के पास गई, मैंने जाके बात की, जो हमारे जो ब्रांच के हेड थे, मैंने उनसे जाके बात की। मैंने कहा देखिए भाई मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, वो इवेंट करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला है, उन्होंने कहा कि हमने आपसे आके बात की थी तो
मैनेजर ने मना कर दिया था, ब्रांच ओनर ने, ब्रांच मैनेजर ने, तो अब उन्होंने मुझे एज अ एजेंट भेजा है आपके पास। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी और उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेट मना कर दें जाके, उनको बोलें कि जी हम मैनेजमेंट इस चीज को कभी भी कंपेंसेट मैनेजमेंट इस चीज को कंपेंसेट नहीं करेगी। अच्छा, मुझे लगा भी बुरा, मैंने कहा यार ये बच्चे हैं बेचारे, इनका नुकसान हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी और बात की। उन्होंने कहा देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अगर मैंने इन लोगों को, मतलब मैनेजर ने जो वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आज मैंने इनको ये श्योरिटी दे दी कि देखो भाई जो भी तुम्हारा नुकसान होगा वो हम क्लियर कर लेंगे, तो ये टिकट को बेचने के लिए जान नहीं मारेंगे। तो बेस्ट तो ये है कि हम इनको कहें कि भाई देखो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो ये दुनिया इधर से उधर कर देंगे अपने टिकट को बेचने के लिए। एंड दैट्स बेसिकली समथिंग व्हिच वी वांट फ्रॉम देम। तो जहाँ पे आपको ये पता होगा ना कि देखो भाई किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे एफर्ट करेंगे। फिर वो अलग-अलग तरीकों से, और एंड ट्रस्ट मी उन्होंने वो टिकट्स बेचे, उनको नुकसान नहीं हुआ उस इवेंट में। तो ये चीज़ होती है, जब कभी भी आपके ऊपर एक प्रेशर आता है तो आप अक्सर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से फिर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो ये वाला मसला यहाँ पे जो नॉर्मल कॉस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा है कि अगर कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉफिट रख रहे हैं, तो मैनेजर्स के ऊपर को के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता कि हम उस कॉस्ट को कम करें। तो जापानीज़ फर्म ने फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उन्होंने कहा देखिए जी हम एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से तो करने का ये मतलब ये है कि अगर हाई सेलिंग प्राइस हमने, कॉस्ट किसी चीज़ की ज़्यादा है तो हम ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहे होंगे और कस्टमर मेरी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। तो उसने कहा देखिए जी इस इन दोनों बातों को एड्रेस करने का एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि हम ये देखें कि मार्केट में इस वक़्त क्या चल रहा है, और मार्केट को देखते हुए हम अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें कि जी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ये होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ पहले ही, कि ये जो भी टारगेट कॉस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी नॉट जो भी, ये जो टारगेट कॉस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होती है जो न्यूली हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, हम उसकी सेलिंग प्राइस के लिए टारगेट कॉस्टिंग यूज़ नहीं करते। वो मैं बताऊँगी आगे रीज़न क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? अब मार्केट में अंदाज़ा लगाने के लिए हम 2 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड कर रहा है? कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस प्रोडक्ट के लिए? उसको चाहिए क्या उस प्रोडक्ट में? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आप अगर कोई मोबाइल बना रहे हैं, तो मैंने कहा यार स्टूडेंट्स के लिए हम एक ऐसा मोबाइल बनाना चाह रहे हैं जिसका मेन फ़ोकस, प्राइम फ़ोकस जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के मसले चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और चीज़ जो कि कॉमन हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार हम इस क्या किस्म का मोबाइल बना रहे हैं जो जाना जा रहे हैं जो अफ़ोर्डेबल हो लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा, अब यूजुअली ऐसा होता है कि अब कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कस्टमर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट चूँकि आप टारगेट कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये प्रोडक्ट सस्ती होगी, इस प्रोडक्ट में बेसिक फीचर्स चल जाएँगे, इसमें मेमोरी का मसला नहीं होगा, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी, वो ये सब चीज़ें चाह रहे हैं। अब आपने उसको एक और चीज़ बोली, उसने कहा कि देखिए जी हम तो ऐसा मोबाइल बनाएँगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी और इसके अलावा ये बड़ा ड्यूरेबल मोबाइल होगा, ये आप 5 साल तक चला सकते हैं। तो 5 साल तक मोबाइल कोई भी नहीं चलाता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 5 साल तक मोबाइल, मतलब उसमें टेक्नोलॉज़ी खराब हो जाएगी, टेक्नोलॉज़ी पता नहीं किधर चली जाएगी आपकी 5 साल में। तो मोबाइल यूजुअली ऐसा हम डिज़ाइन करते हैं जो 3 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम चले। उसके बाद फिर चूँकि टेक्नोलॉज़ी ऐसी हो जाती है कि हम उसको 8-9 साल के लिए नहीं बनाते, कि भई 8-9 साल चलेगा, जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से होता था। बिकॉज़ ये जो मसला आया है, ये आया ही इसी वजह से है, क्योंकि पुराने ज़माने में एक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाता था। प्रोडक्ट खराब हो जाती थी, हम रिपेयरिंग करा लेते थे। अब क्या होता है, हम प्रोडक्ट खराब होती है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं छोड़ो ना यार, अब ये खराब हो गया, अब इसको हटा दो, अब नई प्रोडक्ट ले आओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो माइंडसेट हमारा चेंज हो गया है, एंड दैट्स बेसिकली अमंग वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस काइंड ऑफ कांसेप्ट। ये है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ये सारी चीज़ें। तो
यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये एक्सपेक्ट करना है, आपने ये चेक करना है कि जी मार्केट फैक्टर्स क्या है, मार्केट में मेरे लिए जस्ट अ सेकंड, मार्केट इस वक्त कस्टमर मुझसे क्या चाह रहा है। अब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन आपने देखी, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा चलो कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट फैक्टर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसी सेलिंग प्राइस नहीं चार्ज कर सकते जो कि उस मार्केट, बिकॉज़ यू आर द न्यू एंट्रेंट्स इन दिस मार्केट, राइट? तो आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट चार्ज नहीं, कोई भी ऐसी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते जो कि उस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जो उस वक़्त मार्केट में चल रही है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बड़ा एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप उससे ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, या तो क्वालिटी आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त हो या कोई इनोवेशन हो या कुछ ऐसा हो जो आप मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अदरवाइज़ इट्स अ रिडिकुलस आइडिया कि हम मार्केट से हाई प्राइस चार्ज करें, प्रोडक्ट भी मेरी कोई इतनी वो ख़ास नहीं है। आप डेफिनिटली आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के, कस्टमर को क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या-क्या चीज़ें उसको चाहिए। और उसके बाद हम मार्केट फोर्सेस को चेक करते हैं कि भई मार्केट फोर्सेस इस वक़्त क्या एग्ज़िस्ट कर रही हैं, सप्लायर कितने अवेलेबल, सॉरी, कॉम्पिटिटर कितने अवेलेबल हैं, मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस चल रही है। और इन तमाम चीज़ों को करने के बाद फिर जो दूसरा काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक टारगेटेड सेलिंग प्राइस लॉन्च करते हैं। टारगेटेड सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अगर ये प्रोडक्ट है तो ये कितने रुपए में मार्केट में बिक जानी चाहिए। जैसे मिसाल फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कस्टमर है, मेरा सप्लाई कॉम्पिटिटर है, वो एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस उसने आइडेंटिफाई की हुई है कि $100 की उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर मुझे उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में, तो हम $100 का नहीं लॉन्च करेंगे। मैंने कहा कि जी हम जो लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च करेंगे $90 का। तो इसका मतलब है कि अगर $90 का अगर हमने लॉन्च किया, तो मेरी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो जाएगी, $10 लेस देन दी मार्केट। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी हो गई टारगेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है? 100 जो है वो इस वक़्त मार्केट सेलिंग प्राइस है। मार्केट में जो क्लोज़ कॉम्पिटिटर है, जो भी चीज़ें हैं, वो ये है। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे कोई ना कोई तो प्रॉफ़िट चाहिए। प्रॉफ़िट का मतलब है कि सपोज़ अब मैंने कहा कि जी तकरीबन मुझे $10 का तो प्रॉफ़िट चाहिए या $20 का मुझे प्रॉफ़िट चाहिए। इसका मतलब अगर ये मेरा प्रॉफ़िट है, तो इसका मतलब मेरी जो टारगेटेड कॉस्ट है वो कितनी होगी? मुझे अपनी प्रोडक्ट को, इसका मतलब है कि फिर $70 तक का बना लेना है। ठीक है? अच्छा, अब अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट को $70 का बना लिया, ठीक है? अच्छा, ये तो मेरी टारगेटेड कॉस्ट है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक एस्टिमेट देंगे कि देखिए भई ये स्पेसिफिकेशंस हैं, मुझे आप बताएँ कि ये स्पेसिफिकेशंस में ये प्रोडक्ट कितने डॉलर्स की बनेगी? वो आपकी इंजीनियर की टीम का टास्क है। अब वो आपका टास्क नहीं है, बिकॉज़ यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दे आर द एक्सपर्ट, दे आर सपोज्ड टू टेल यू एवरीथिंग। वो लेके चले गए सारी स्पेसिफिकेशंस, उन्होंने सारी चीज़ें बना ली। बनाने के बाद वो आपके पास एक प्रोटोटाइप, एक प्रोडक्ट का एक सैंपल लेके आए और उन्होंने कहा देखिए सर, जो चीज़ें आपने बोली थी वो हमने डाल दी हैं सारी इस प्रोडक्ट के अंदर, और इस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो है तकरीबन 68। अगर उन्होंने 68 बोला तो खैर है, तो बहुत अच्छी बात है, तो मसला ही नहीं कोई। आपको तो 70 रुपए का बनाना, 70 का बनाना था, वो 68 का बना के दे रहे हैं। सो इट्स अ बेटर सेलिंग, इट्स अ बेटर कॉस्ट, अ वे बेटर कॉस्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये 68 का नहीं बना और उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट ला के बता दी, या चले मैं इसको यहाँ पे बता दूं, उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट ला के बता दी कि जी ये प्रोडक्ट हम $75 का बनाएंगे, मसला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मसला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी जो टारगेटेड कॉस्ट है, वो टारगेटेड कॉस्ट $70 की है, तो इसका मतलब कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे कहेंगे कि देयर इज़ नो कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप का मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस और जो टारगेट है उसके दरमियान का डिफरेंस। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 75 और मुझे मैक्सिमम इस प्रोडक्ट को बनाना है 70 का। मेरी जो टारगेटेड कॉस्ट है वो क्या कह रही है कि ये मेरी मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 70 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब तो 75 का बनाने, अब मेरा आर-एन-डी कह रहा है कि 75 से कम में बनेगी नहीं ये प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ₹5 का या $5 का डिफरेंस आ रहा है।
इसको हम कहते हैं कॉस्ट गैप। अब क्या काम है आपका? अब आपका काम ये है कि आप अपनी इंजीनियरिंग टीम को बुलाएं और आप उनको बोलें कि देखो भाई, $5 का मसला है, कुछ भी करके $5 हमें रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे अब ये सोचना है। अब उसके कंपोनेंट्स पे हम बात कर लेंगे, जैसे मटेरियल है, जैसे लेबर है। मैंने कहा कि यार इसमें 4 किस्म के मटेरियल्स लग रहे हैं, हम अलग-अलग सप्लायर से खरीद रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें एक ही सप्लायर ये चारों मटेरियल दे दे? क्योंकि एक ही सप्लायर को अगर चारों मटेरियल दे देगा तो मेरे लिए तो बेस्ट है, बल्क में परचेज़ करेंगे तो पैसे कम चार्ज करेगा वो। या हम सप्लायर को ये बोलेंगे देखो भई, मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए इतने डॉलर्स में। अगर आपने मुझे ये सारे कंपोनेंट्स विदिन इतने डॉलर्स प्रोवाइड कर लिए तो हम आगे के जितना भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो सारा मटेरियल, सारा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा। देखो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सो यू हैव टू शो हिम अ बिगर पिक्चर। तो हो सकता है वो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दे। या ये हो सकता है कि हम मटेरियल ही चेंज कर दें हम इस डिस्काउंट के चक्कर, क्योंकि डिस्काउंट का मसला ये है कि ये हर साल फिर आपको तंग करेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मटेरियल की कोई डिज़ाइन को सिंप्लीफाई, सॉरी, मटेरियल के कंपोनेंट्स को चेंज कर लें कि जैसे स्टील लगा रहे हैं अगर हम कोई, तो हम उससे एक लोअर क्वालिटी का मटेरियल लगा दें, सब प्रोवाइडेड कि वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। बिकॉज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई अगर, तो उसका मतलब तो फिर कस्टमर, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी उसकी क्वालिटी भी नहीं है कोई। तो मैं हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि, अच्छा, पहले हम लेबर पे भी बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा, लेबर में हम क्या ट्राई कर सकते हैं? लेबर में हम डिज़ाइन को अगर सिंपल कर दें, तो डिज़ाइन सिंपल करते हैं तो वेस्टेज भी कम होता है, मटेरियल भी कम लगता है, लेबर की भी टाइम कम हो सकता है। लर्निंग रेट हम स्टडी करें किसी तरीके से, लेबर हम अगर इस कॉस्ट को इस ये कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि कोई लर्निंग नहीं है बिकॉज़ हम तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लर्निंग कब आएगा, हम उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। ओवरहेड्स में हम एबीसी का यूज़ कर एबीसी अगर कंपनी यूज़ कर रही है तो वहाँ पे हम कॉस्ट को कट डाउन कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज़ व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो पहली कोशिश तो ये है कि किसी तरीके से आप इस कॉस्ट को एलिमिनेट कर दें। अगर कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द कंपनी। लेकिन अगर कॉस्ट एलिमिनेट नहीं होती, सपोज़ आपका एक सिचुएशन तो ये है कि आपने आर-एन-डी को बोला और आर-एन-डी ने आके आपको ये कहा कि अच्छा सर, चलिए सर, हमने इस प्रोडक्ट को $70 का बना लिया, हमने डिज़ाइन बनाया जिसको $70 का बना लिया। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। ये भी हो सकता है कि आर-एन-डी आके आपको ये बोले कि देखिए सर, $72 से कम की नहीं बनेगी, उससे कम जाएँगे तो सर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब मेरे पास अगर ये 72 वाला मसला आता है तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये कि मेरी कॉस्ट तो 72 है, प्रॉफिट कितना चाहिए? $20 का। तो मैं अपनी प्रोडक्ट को 92 का लॉन्च कर दूँ, जो कि मेरी टारगेटेड सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। या फिर मैं ये कर दूँ, मैं कहूँ कि यार 72 की कॉस्ट है, एक काम करो प्रोडक्ट को 90 का ही लॉन्च करते हैं। अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हम रख लेंगे $18 का। ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या है? सोचें। डेफिनिटली ऑप्शन बी। क्योंकि 90 का मतलब है कि ये वो सेलिंग प्राइस है जिसमें मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होगी। और अगर मैंने 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस रख दी तो मुझे नहीं पता मेरी प्रोडक्ट कितना कस्टमर उसको वेलकम करेगा। सो दिस इज़ बेसिकली समथिंग। तो अच्छा, तो अब इसके स्टेप्स फिर क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने कस्टमर को स्पेसिफाई किया कि भाई कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिफाई की, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली। फिर हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने ये देखा कि प्रॉफिट कितना चाहिए और टारगेटेड कॉस्ट कितनी है। तो उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि जी वी हैव टू कैलकुलेट टारगेटेड कॉस्ट, सॉरी, वी हैव टू कैलकुलेट टारगेटेड कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग, बाय डिडक्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग प्राइस। ठीक है। अच्छा, फोर्थ फिर हमने क्या काम किया? फिर हमने कैलकुलेट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है। ये आर एन डी करेगा। ये इसमें आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोई काम नहीं है।
अच्छा, फिर उसके बाद आएगा, फिर हमने क्या किया, हमने ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट की, उसके बाद कंपेयर टारगेटेड एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट in order to identify any cost gap। अच्छा, कॉस्ट गैप कब आएगा? जब आपकी टारगेटेड कॉस्ट आपकी सॉरी, जब आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा होगी आपकी टारगेटेड कॉस्ट से, व्हेन योर एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन दी टारगेटेड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब अगर कॉस्ट गैप आ गया तो ट्राई टू एलिमिनेट, पहला तो एलिमिनेट होना चाहिए और रिड्यूस कॉस्ट गैप। अब उसके लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो फिर आपके आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आई बिलीव कि एक नेशनल ज्योग्राफिक्स पे एक प्रोग्राम आया था टाटा नैनो के नाम से। एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, टाटा, रतन टाटा उनके ओनर हैं, तो उन्होंने बेसिकली टाटा नैनो के नाम से एक गाड़ी निकाली थी। अच्छा, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बेसिकली एक जगह पे इंटरव्यू, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। वो बेसिकली एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देते देते उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल चाहता है, ये बहुत पुरानी बात है, तो कहा था मेरा दिल चाहता है कि मैं एक इंडिया में ऐसी गाड़ी लॉन्च करूं जो इंडियन 1 लाख रुपए के बराबर हो। ठीक है, 1 लाख रुपए, 1 लाख इंडियन रुपीस के बराबर हो, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि वो चीज़ एग्जैजरेट हो गई, तो उनको लगा कि यार ये चीज़ बात तो हो गई है, बहुत सारे लोग अब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को लगा कि शायद ये एक हिंट दे रहे हैं कि जी कंपनी लॉन्च करेगी। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि चलो यार लेट्स मेक दिस, लेट्स लेट्स ट्राई टू लेट्स ट्राई टू मीट दिस टारगेट। तो उन्होंने टीम इंजीनियर, अभी अभी कुछ नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, किस टाइप की गाड़ी होगी, क्या इंजन लगेगा, क्या डिजाइन होगा, कुछ नहीं पता। हमें बस ये पता है कि जी इस प्रोडक्ट ने एक एक गाड़ी बनानी है हमने, जो जिसको हम इस मार्केट में बेचेंगे 1 लाख का, बेचेंगे 1 लाख का, कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। उसमें प्रॉफिट तो छोड़, प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट तो फिर एक अलग चीज है। अब जब उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया, सारी टीम को बुलाया, तो टीम ऑफ इंजीनियर्स ने आने के बाद उन्होंने सारी चीजें देखी, प्रोटोटाइप बनाया डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप की उन्होंने गाड़ियां बनाई। उसमें एक बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे यहाँ, उन्होंने कहा देखिए जी हमारे यहाँ मसला ये है कि इंजीनियर्स ने उनको कहा कि देखिए जी एक ऑप्शन कॉस्ट रिड्यूस करने का ये भी है कि हम टू डोर कार बनाएं। उन्होंने कहा देखिए जी अगर आप टू डोर कार बना रहे हैं तो एशियन कंट्रीज में टिपिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे यहाँ तो गाड़ी का मतलब ही है कि कम से कम 5 लोग तो बैठे हैं उसके अंदर। 5 लोगों का हमारा एक ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारे यहाँ। तो अगर हम टू डोर कार बना रहे हैं, 2 लोगों की कैपेसिटी है, तो उस केस में हमारे लिए ये चीज़ वर्केबल नहीं है, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद बड़ी अच्छी सी उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल दिखाई थी, बाइक दिखाई थी, उसमें दिखाया कि जी एक हस्बैंड है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं, उनका पपी भी है, और क्या करेंगे स्टफ्स ऑन अ बाइक। तो हम कहते हैं कि उनका पॉइंट ये था कि भाई अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो इससे तो फिर बेहतर होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने ट्राई की, और ट्राई करने के बाद फिर फाइनली उन्होंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है, आप देखिएगा आपको समझ में आएगी। वो बड़ा स्ट्रगल उन्होंने दिखाया है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब कुछ लोग उसके ऊपर ये भी कमेंट करते हैं कि भाई वो तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो बेटा, क्वालिटी का जो कनेक्शन है ना वो आपकी प्राइस के साथ है। आप इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीद रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी बिजनेस क्लास की चीजें मिलेंगी आपको, फैसिलिटीज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ एक बड़ा बड़ा मसला है ये चीज कि हम एक नॉर्मल से मोबाइल को, वीवो, हुआवी को हम कंपेयर अक्सर करते हैं, छोटे वाले जो मोबाइल होते हैं 20,000 25,000 रुपए के मोबाइल, हम कहते हैं कि यार इसका टच अच्छा नहीं है, हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं सैमसंग के साथ। तो क्वालिटी में सैमसंग के तो मोबाइल भी फिर आप देखें 50-60 हज़ार रुपए के मोबाइल है वो।
सो दैट्स बेसिकली द पॉइंट। खैर बात इधर उधर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं जब मैं लेक्चर करवाती हूँ अक्सर, तो बच्चे एक दो क्वेश्चन अक्सर मुझसे मुझसे बच्चे करते हैं। पहला क्वेश्चन उनका अक्सर आता है, वो ये आता है कि मैम अभी आपने बताया कि जी मार्केट एग्जिस्ट कर रही है और हमने एक सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर ली मार्केट को देखते हुए। अगर मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एंटायरली न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में, जो कि मार्केट में अभी कोई नहीं बेच रहा, जैसे सैमसंग फोल्ड आया था। सैमसंग फोल्ड पहले भी आया था, फिर उसके बाद मसला हो गया, फिर उन्होंने दोबारा लॉन्च किया। तो अगर इस किस्म की कोई प्रोडक्ट है जो कि इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करी, जैसे फोल्ड मोबाइल अगर आता है मार्केट में, या कन्वर्टेबल्स एक ज़माने में बिल्कुल नए नए आए थे, या टैबलेट्स की हम बात करते हैं, टैबलेट्स एक ज़माने में आए थे, बिल्कुल नए थे। तो इस किस्म का अगर कोई प्रोडक्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भई उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने का बेचना चाहिए? क्योंकि उसकी तो कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और अगर मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कैसे सेलिंग प्राइस का आइडिया लगाएँगे? तो मेरा जवाब उसमें बस एक छोटा-सा होता है, वो ये होता है कि देखिए, असल मसला ये है कि हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कस्टमर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम उसका एक प्रोटोटाइप बना के हम उसको कुछ लोगों में सैंपल बेसिस पे एक रिव्यू ले सकते हैं, कि एक फीडबैक ले सकते हैं कि भाई ये अगर प्रोडक्ट है, जैसे फोल्ड है, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है, मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये मोबाइल फोन है, ये फोल्ड हो जाता है, तो अब आप मुझे बताएंगे एज अ कस्टमर आप मैक्सिमम कितना पे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जी आप 3 लाख रुपए हम इसकी प्राइस रखेंगे। तो मुझसे अगर कोई कहेगा तो मैं कहूँगी यार, फोल्ड होने के लिए मैं क्यों 3 लाख रुपए पे करूँ, कंसिडरिंग दी सर्कमस्टांसेस वी हैव इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्नैचिंग अगर है वगैरह। तो मैंने कहा नहीं यार, हम तो नहीं पे करेंगे। और अगर आपकी मेजॉरिटी कस्टमर यही कहता है कि नहीं जी हम तो नहीं पे कर सकते इतना इतना ज़्यादा इस फीचर के लिए, तो इसका मतलब अगर आप इसको लॉन्च करेंगे तो मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी इस सेलिंग प्राइस पे। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता है कि हाँ भाई कन्वर्टेबल लैपटॉप्स हैं, उसमें टच स्क्रीन भी है, उसमें आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये तकरीबन हम आपको 1.5 लाख रुपए का देंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो लोग ले लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं आपके। सो मार्केट में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्लोज कॉम्पिटिटर, तो हम कस्टमर फीडबैक से उसकी सेलिंग प्राइस एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रीजनेबल सेलिंग प्राइस, डिपेंडिंग कि मेरा टारगेटेड कस्टमर कौन है। अगर मेरा टारगेटेड कस्टमर जो भी है, हम उसके लिहाज से सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, फिर एक बच्चे ने एक और चीज़ मुझसे पूछी थी ड्यूरिंग द सेशन। उस मैंने जब ये वाली बात की थी ना कि भाई हम ये 90 की सेलिंग प्राइस, हम कॉम्पिटिटर मार्केट में $100 का लॉन्च कर रहा है, हम उसको 90 का लॉन्च करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस कम चार्ज करनी पड़ेगी। तो उसने मुझसे एक बात की, उसने कहा मैम ये भी तो हो सकता है कि वो जो कॉम्पिटिटर है, या जो इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस, इससे कम सेलिंग प्राइस या इससे कम कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? जस्ट अ सेकंड, मैं जरा लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूं। तो मैंने उस पे ये कहा था, मैंने कहा तो देखिए, अगर तो ऐसा है कि मार्केट में मुझे पता है कि भाई $90, या जैसे सपोज अगर मैं ये कहूँ, कोई मुझे कहता है कि भाई देखिए मार्केट में इस वक्त सेलिंग प्राइस जो है वो चल रही है $100, ठीक है, और मुझे अपनी सेलिंग प्राइस को, टारगेटेड सेलिंग प्राइस को 95 का रखना है, ठीक है, उससे उससे ज़्यादा रखेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, और मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट $5 का तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है उस प्रोडक्ट में, हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है कि जी हम इंटरेस्ट वगैरह सब चीज़ें कवर कर सकें। तो मैंने कहा देखिए जी, इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट मुझे $90 का तो बनाना है। आपका आर&डी आके कहता है कि जी हम इसको 97 से कम का किसी हाल में बना ही नहीं सकते, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर 97 से कम पे बनाएंगे तो। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना मेरे लिए फीजिबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी नहीं समझ में आती, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई इस प्रोडक्ट को फिर आप छोड़ दें। तो रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट डेवलप करनी है या नहीं करनी है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। ठीक है भाई।
तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने टारगेट कॉस्टिंग को कवर किया है। इसका लेक्चर अभी हमने कवर किया, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।